हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और प्रीलिम्स अब आने वाला है। और प्रीलिम्स के लिए खासकर आप उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए जो कि आपको बेटर रिटर्न देंगे आपके इन्वेस्टमेंट में। यानी आप जितना टाइम इन्वेस्ट वहाँ पे करोगे उतना ही क्वेश्चंस भी वहाँ से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो 10 दिन लगा दिए उसी में ही क्वेश्चन आया एक, है ना? तो आपको जो हेवी वेटेज वाली चीज़ें हैं वो प्रीलिम्स के अपनी स्ट्रैटेजी पे फ़ोकस करना होगा कि किस तरह से जितने हम मार्क्स गेन कर सकें, जितना लिमिटेड पढ़ के, ठीक है? क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और चीज़ें बहुत सारी हैं जो कवर करनी है। तो उसी की बेसिस पे आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि जिसके अंदर डायरेक्टली आप देख सकते हो कि कौन-कौन से आर्टिकल्स वहाँ टच हो रहे हैं, है ना? 39 बी, सी, फिर 31 सी, फिर 300 ए, 14, 19 ये सारी चीज़ें उसमें टच हो रही है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप अपने आप में समझ सकते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स में लास्ट ईयर पॉलिटी में भी डायरेक्ट करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि विमेन रिजर्वेशन वाला बिल था ना, डायरेक्ट उससे पूछ लिया था। और कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था वो, एक ईज़ी क्वेश्चन था, है ना? प्लस एथिक्स कमिटीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ना वो भी करंट अफेयर्स में था, इसीलिए वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया। तो इसी तरह से ये वाली चीज़ भी क्या है आपके अभी न्यूज़ में थी और इतने सारे आर्टिकल्स इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, तो ये अच्छे खासे चांस बन जाते हैं कि ये पूछा जाएगा। तो अब ये जजमेंट क्या है, क्यों आई, इसका फाउंडेशन क्या है, कहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई और क्या इनका लास्ट में वर्डिक्ट रहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इनमें इन्वॉल्व्ड हैं, है ना? जजमेंट्स को आप मेंस में भी कोट कर सकते हो हालाँकि, है ना? अभी हम प्रीलिम्स से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे इसमें। तो लेट अस बिगिन कि आखिर ये चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती है? देखिए, स्टार्ट होने का सबसे पहला जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि 39 बी और 39 सी हमारे डीपीएसपी में पार्ट 4 में जो दिए हैं, तो उनको हमें समझना पड़ेगा कि इनका मोटिव क्या है। देखिए, इनका मोटिव ये है 39 बी में क्या लिखा है कि ओनरशिप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए कि वो कॉमन गुड को सर्व करे, है ना? यानी कि जो ओनरशिप है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए कि मोस्टली पब्लिक को वो सर्व करे, है ना? मतलब ज़्यादातर लोगों का उससे भला हो। प्लस 39 सी में क्या लिखा है? 39 सी में लिखा है नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अब नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब कि किसी भी एक व्यक्ति या एक ग्रुप के पास सारी की सारी वेल्थ इकट्ठी ना होकर नॉर्मली जो जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास मोस्टली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये चीज़ें है ना? कि इनइक्वालिटी ज़्यादा न हो। तो ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे डीपीएसपी में दिए गए हैं। अब आपको भी पता है कि डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टली अपने आप में एनफोर्सिएबल नहीं है। एनफोर्सिबल नहीं है तो उनको एनफोर्स करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक लॉ चाहिए। उनको एनफोर्स करने के लिए हमें लॉ चाहिए। अब लॉ किस तरह से आएगा उसके लिए एक कंडीशन बना दी गई 25th अमेंडमेंट में। जो 25th अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक कंडीशन डाल दी गई आर्टिकल 31 सी के थ्रू, है ना? अब वो कंडीशन क्या थी? 31 सी में 2 बातें की गई। एक बात तो ये की गई कि एनी लॉ गिविंग इफेक्ट टू 39 बी एंड सी, है ना? कोई भी अगर लॉ बना जो कि किसको एनफोर्स कर रहा है? 39 बी और सी को एनफोर्स कर रहा है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते किन ग्राउंड्स पे? कि हमारा 14 वायलेट हो रहा है या फिर हमारा 19 वायलेट हो रहा है। यानी कि अगर सपोज़ कोई लॉ बनाया और उस लॉ में ये कहा गया कि ये लॉ क्या कर रहा है? आर्टिकल 39 बी और 39 सी को एनफोर्स कर रहा है ना? तो आप उस लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते हो, ये बोल के कि ये इससे हमारा आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है या फिर हमारा आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है। यानी कि आप ये नहीं बोलोगे कि इससे हमारा क्या है राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो गया, है ना? राइट टू इक्वालिटी क्या हो गया? वायलेट हो गया, नहीं बोल सकते। आप ये भी जाके नहीं बोल सकते कि इससे हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच भी गया, ये भी नहीं बोल सकते। क्यों? इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो किसको एनफोर्स कर रहा है? आपकी डीपीएसपी को एनफोर्स कर रहा है। कौन-सी वाली? 39 बी और 39 सी को एनफोर्स कर रहा है। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या बोली उसके अंदर? दूसरी बात ये बोली, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल दी कि जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स भी ऐसे लॉज़ को असेस नहीं कर सकते, असेस नहीं कर सकते यानी उनका असेसमेंट नहीं कर सकता कोर्ट भी किस बेसिस पे? कि क्या वो वाक़ई में 39 बी और सी को एनफोर्स कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो सिंपल भाषा में क्या मतलब है इसका कि कोर्ट भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा कि भई ये तो देखो आपने ऐसा लॉ बना दिया कि ये 39 बी और सी को तो क्या नहीं कर रहा है, एनफोर्स ही नहीं कर रहा है।
आपने तो ऐसा लॉ बना दिया, इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है कि ये 39 बी और सी को एनफोर्स कर रहा है, ऐसी तो इसमें बातें ही नहीं की गई हैं। तो कोर्ट भी ऐसी बात नहीं कर सकता है, यानी कोर्ट भी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकता है, इसका असेसमेंट नहीं कर सकता है। तो ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो किसमें बोली गई? 31 सी में बोली गई और ये 25th अमेंडमेंट आया कब था? 1971 की बात है। अब हुआ क्या? इसको कर दिया गया चैलेंज किसमें? केशवानंदा भारती में, है ना? केशवानंदा भारती केस द लैंडमार्क जजमेंट है ना? आपको पता होगा, ठीक है? 1973 वाला। अब इसमें क्या होता है, कोर्ट देखता है दोनों चीज़ें। कोर्ट ने ये भी देखा कि भई ये जो है ये कंडीशन भी डाल दी है और इसके अंदर ये कंडीशन भी डाल दी है। तो कोर्ट क्या बोलता है कि आपने ये वाली कंडीशन डाली है असेसमेंट वाली, इसको तो हम कर देंगे स्ट्रक डाउन। इसको हम कर देंगे क्या? स्ट्रक डाउन। इसको हम स्ट्रक डाउन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये किस पे अटैक कर रहा है डायरेक्टली? जुडिशियल रिव्यू पे अटैक कर रहा है। यानी कि जुडिशरी से आपने हक छीन लिया कि भई आप तो इसको क्या नहीं कर सकते, इसका असेसमेंट ही नहीं कर सकते, इसकी जाँच-पड़ताल ही नहीं कर सकते कि क्या ये लॉ वाक़ई में 39 बी और सी को एनफोर्स कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आप असेसमेंट कर ही नहीं सकते। ऐसी बात बोल दी आपने इसमें, तो भई कोर्ट के पास तो पावर है, वो तो सब कुछ असेस कर सकता है जुडिशियल रिव्यू में। तो ये वाला पार्ट तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक डाउन कर रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरा वाला पार्ट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, अपहेल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है? अपहेल्ड कर दिया इसको। पहला वाला पार्ट स्ट्रक डाउन कर दिया, दूसरा वाला पार्ट अपहेल्ड कर दिया। यहाँ तक तो आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर क्या होता है, फिर सरकार के क्या होता है, एकदम से दोबारा कीड़ा होता है कि भई नहीं-नहीं हम तो नया लॉ लाएँगे। फिर नया लॉ क्या लाते हैं वो 42nd अमेंडमेंट लेके आते हैं, है ना? 42nd अमेंडमेंट लेके आते हैं और 42nd अमेंडमेंट में क्या बोलते हैं वो कि यहाँ जो पहली कंडीशन थी कि ऐसे लॉ जो 39 बी और 39 सी इनको एनफोर्स कर रहे हैं, उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन 42nd अमेंडमेंट में उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर किसी भी डीपीएसपी को वो एनफोर्स कर रहे हैं, है ना? किसी भी डीपीएसपी को वो एनफोर्स कर रहे हैं, तो आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। पहले तो सिर्फ़ इन 2 डीपीएसपी की बात की गई थी कि अगर इन दोनों को एनफोर्स कर रहे हैं, तो आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन 42nd अमेंडमेंट में क्या बोल दिया उन्होंने कि अगर कोई भी डीपीएसपी को वो क्या कर रहे हैं, एनफोर्स कर रहे हैं, तो आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये तो काफ़ी ब्रॉड एक क्राइटेरिया उन्होंने सेट कर दिया। तो देखो लड़ाई किस चीज़ की है? लड़ाई है आपके राइट्स की और डीपीएसपी की, कि कौन-सी चीज़ बड़ी है। क्योंकि आपके यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 14 और 19 अगर वायलेट भी हो रहे हैं, तो आप उनको चैलेंज नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो रहा है, डीपीएसपी को एनफोर्स किया जा रहा है, इस लॉ के थ्रू डीपीएसपी को एनफोर्स किया जा रहा है, इसीलिए आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, यहाँ तो डीपीएसपी क्या हो गई, बड़ी हो गई। क्योंकि आपके 14 और 19 वायलेट हो रहे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ समझ रहे हो आप? कि आपके आर्टिकल 14 और 19 वायलेट हो रहे हैं, फिर भी आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डीपीएसपी को एनफोर्स किया जा रहा है उस एक्ट के थ्रू, है ना? तो फिर ये जजमेंट भी क्या हुआ, इसको भी चैलेंज किया गया और मिनर्वा मिल्स केस, है ना? ये आपको ध्यान होगा, मिनर्वा मिल्स केस 1980। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि भई, ये वाला तो आपने बहुत ही ब्रॉड क्राइटेरिया सेटअप कर दिया, है ना? तो डायरेक्टली इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। डायरेक्टली इस चीज़ को स्ट्रक डाउन कर दिया कि ये जो एनईडीपीएसपी वाला पार्ट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक डाउन कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ तो नहीं लागू हो सकती किसी भी हाल में, ठीक है? आपने तो जो गोल्डन ट्रायंगल होता है 14, 19 और 21 का, इसमें से 2 साइड्स तो हटा ही ली इस ट्रायंगल की आपने, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का, वो आप छीन रहे हो यहाँ से। तो अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। लेकिन इससे क्या हुआ, कन्फ्यूज़न पैदा हो गया। कन्फ्यूज़न क्या पैदा हुआ? कन्फ्यूज़न ये पैदा हुआ कि भई अब आपने इसको स्ट्रक डाउन तो कर दिया है, तो क्या आपने इस आर्टिकल 31 सी को ही पूरा स्ट्रक डाउन कर दिया है? या फिर आपने जो केशवानंदा भारती के बाद जो सिचुएशन थी कि ये एक पार्ट आपने क्या रखा था, अपहेल्ड रखा था और ये स्ट्रक डाउन किया था। तो अब कौन-सी सिचुएशन लागू है? ये वाली सिचुएशन लागू है या फिर जो 25th अमेंडमेंट आया था उस समय, ये वाली लागू है ना? क्योंकि आपने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया ना, ये वाला पार्ट आपने पूरा स्ट्रक डाउन कर दिया। यहाँ पे पहले क्या लिखा था 39 बी एंड सी लिखा था, उसकी जगह यहाँ पे अब क्या आ गया, एनईडीपीएसपी आ गया और एनईडीपीएसपी को कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, तो ये वाला स्ट्रक डाउन हो गया, ये वाला स्ट्रक डाउन हो गया, तो फिर बचा क्या? तो जजमेंट जब आया, तो उसके बाद एक कन्फ्यूजन ये पैदा हो गया कि अब कौन-सा पार्ट प्रिविलेंट है ना? 31 सी एक्चुअल में एक्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है ना? क्योंकि ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया इस चीज़ में कि क्या 25th अमेंडमेंट जैसा शुरू में था वैसा रहेगा
या फिर 42nd अमेंडमेंट के बाद एक को अपहेल्ड कर दिया था और दूसरे को स्ट्रक डाउन कर दिया था, वैसा रहेगा या फिर पूरा स्ट्रक डाउन रहेगा, क्या है इसका? तो अब यहाँ इसमें इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी, दिक्कत कहाँ से शुरू हुई? उसके पीछे एक स्टोरी है। देखिए, महाराष्ट्र में क्या होता है कि महाराष्ट्र में एक एक्ट है, महाराष्ट्र के एक एक्ट है जिसके अंदर क्या बोला जाता है, उस एक्ट का नाम बता देता हूँ, म्हाडा बोलते हैं शॉर्ट में, है ना? म्हाडा शॉर्ट में बोलते हैं, इसका नाम है महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है? तो म्हाडा 1976 है, म्हाडा 1976 है। इस एक्ट में ये बोला गया है, इसमें 2 चीज़ें बोली गई है खासकर, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना, जो इस केस से रिलेटेड है। वो पहली चीज़ तो ये है कि मुंबई की पुरानी बिल्डिंग्स मुंबई की पुरानी बिल्डिंग्स, कौन-सी बिल्डिंग्स? जो सेस्ड प्रॉपर्टी है। अब ये सेस्ड प्रॉपर्टी क्या है? सेस्ड प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, सेस्ड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स है, इसके ऊपर सेस लगाती है सरकार ताकि उनको रिपेयर कर सके, और वो सेस देता कौन है? लैंड ओनर देता है, जो उस ज़मीन का मालिक है, वो सरकार को देता है ताकि सरकार क्या कर सके? उसको रिपेयर वगैरह कर सके। ये अक्सर उन्हीं बिल्डिंग्स पे लगता है जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ठीक है? यहाँ तक तो हमें क्लैरिटी हो गई। अब दूसरी बात इसके अंदर एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बात है, वो है इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 1A। वो सेक्शन 1A क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि ये प्रॉपर्टी जो है सरकार क्या कर सकती है? एक्वायर कर सकती है और उनको दे सकती है जो कि नीडी हैं। यानी कि सरकार ने आपसे प्रॉपर्टी ले ली और उन लोगों को दे दी जो कि क्या है? बहुत ही नीडी हैं, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो भई अब आप सब खुद ही सोचो ना कि किसी आदमी की आप प्रॉपर्टी ले लोगे और किसी को दे दोगे, है ना? तो वो लेने देगा क्या इतनी आसानी से? नहीं। तो जितने भी लैंड ओनर्स थे, मतलब लैंड ओनर्स का जो एसोसिएशन है बेसिकली मुंबई में, जिनकी ज़मीन है, बड़ी-बड़ी जो अच्छे खासे वहाँ के लैंड ओनर्स हैं, बड़े-बड़े प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके पास, तो उनका ग्रुप है, ठीक है? तो उनके ग्रुप ने क्या किया कि इस एक्ट को चैलेंज कर दिया। उन्होंने इस एक्ट को चैलेंज कर दिया कि भई आपने इस एक्ट में ऐसी-ऐसी बातें लिख दी है कि हमारी प्रॉपर्टी एक्वायर करके आप ज़रूरतमंद को दे दोगे। ये तो ठीक नहीं है ना? ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो उन लैंड ओनर्स ने ऐसा चैलेंज किया। तो सबसे पहले वो चैलेंज कहाँ गया? वो चैलेंज गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, है ना? बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, जिसने इस चैलेंज को क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया, डिसमिस कर दिया। और रीज़न क्या दिया? ये वाला, है ना? रीज़न क्या दिया? अभी जो हमने पढ़ा क्या? कि अगर कोई भी लॉ 39 बी और 39 सी को क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो इसमें 39 बी और 39 सी कहाँ इम्प्लीमेंट है? इसमें यही तो है, 39 बी और सी इम्प्लीमेंट है कि आपने क्या किया? प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन हटा के ऐसे लोगों को दे दी जिनको ज़रूरतमंद है, यानी आप इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हो। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इक्वालिटी को आप कैसे प्रमोट कर रहे हो? क्या आप किसी को प्रॉपर्टी लेके किसी को दे के प्रमोट कर सकते हो? क्या आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी लेके किसी को दे दोगे? वो क्या जस्टिफाइड है? तो यहाँ से ये बात निकल के आती है कि फिर ये जाता है अपील में, फिर अपील कर दी। अब अपील कहाँ जाएगी? अपील जाएगी आपकी सुप्रीम कोर्ट में। तो सबसे पहले ये गया सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच के पास। फिर उन्होंने इसको रेफर कर दिया 5 जज वाली बेंच के पास। फिर उन्होंने इसको रेफर कर दिया कौन-सी? 7 जज वाली बेंच के पास, है ना? फिर रेफर कर दिया 9 जज वाली बेंच के पास, है ना? फाइनली ये 9 जज वाली बेंच के पास कब आता है? 9 जज वाली बेंच के पास ये आ जाता है 2002 में, ठीक है? 2002 में ये 9 जज वाली बेंच के पास आ जाता है और ये अब डिसाइड करेगी कि आगे इसका क्या सीक्वेंस होता है। अब देखते हैं कि इस बेंच ने क्या फैसला सुनाया। अब देखिए, इस बेंच के फैसले से पहले हम 1-2 चीज़ें और देखेंगे जो कि केस रेलेवेंट है ना? जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, तो वो केसेस क्या हैं? देखिए, 2 इम्पोर्टेंट केस हैं जो मैं आपको बताऊँगा। ये 2 इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं जो हमें देखने हैं। अब देखिए, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यू आता है वो इनका आता है जस्टिस कृष्णा अय्यर का। इन्होंने क्या बोला था कि जो ये जजमेंट था बेसिकली क्या था कि 4:3 में जजमेंट आया था। इसमें 4 जजेस ने ये बोल दिया था कि जो प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज़ है, वो कम्युनिटी को ऐसे डायरेक्टली नहीं दिए जा सकते, ठीक है? ये सिंपल सी बात कही इन्होंने। लेकिन जो ये 3 जज थे जिन्होंने डिसेंट दिया था, इसके अंदर जो डिसएग्री हुए थे, तो उसमें जस्टिस कृष्णा का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, जिन्होंने कहा था कि भई आप आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी किसमें इंक्लूड कर सकते हो? मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के रिसोर्सेज़ में आप प्राइवेट, यानी कि आप कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की प्राइवेट बिल्डिंग है, तो आप उसको मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी में इंक्लूड कर सकते हो। यानी कि वो कम्युनिटी का रिसोर्स है ना? वो किसका रिसोर्स है? कम्युनिटी का रिसोर्स है, ना सिर्फ़ उस व्यक्ति का है।
तो इस जजमेंट को लेके एक बाद में बड़ा जजमेंट आया था जिसमें क्या बोला गया कि जो ये संजीव जैसे उस टाइम क्या हुआ था, कोल माइंस का नेशनलाइजेशन हो रहा था, तो कोल माइंस का नेशनलाइजेशन हुआ था तो उसमें एक चैलेंज डाल दिया था। तो उस चैलेंज में जस्टिस कृष्णा अय्यर जो अभी जिन्होंने हमने जिनके बारे में हमने देखा, तो इनकी व्यू को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई और बोला गया कि नहीं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वेल्थ ट्रांसफर कर सकती है प्राइवेट से पब्लिक ओनरशिप में। तो इनकी बात को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई और इनकी बात के बेसिस पे इस कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें बोला गया कि हाँ, कर सकती है ट्रांसफर, है ना, प्राइवेट को पब्लिक में ट्रांसफर कर सकती है सरकार, उसके पास ये पावर है। जैसा कि अभी हमने क्या देखा था, 2 चीज़ें देखी थी। एक तो सिंपल सिंपल ये था कि भई आप उसको प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, रिपेयर करने के लिए ले सकते हो, और दूसरी बात क्या बोली थी कि आप उसको पब्लिक के पास भी ट्रांसफ़र कर सकते हो या नीडी व्यक्ति के पास भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये बात किसमें साबित हो गई? इसमें साबित हो गई। लेकिन अब जो हमारा जजमेंट आएगा, जो 2002 में ये बेंच बनी थी, है ना? ये सारी कहानी हमने देखी, है ना? यहाँ से हमने स्टार्ट की थी ये कहानी, उसके बाद ये इस बेंच तक पहुँचती है ना? 2002 वाली बेंच तक। तो अब 2002 वाली बेंच ने क्या फैसला दिया है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है, तो उसका फैसला ये था कि अब जो नेचर है इंडियन इकोनॉमी का, वो चेंज हो चुका है। पहले स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, वेरी हाई, है ना? स्टेट क्या करता था बहुत ज़्यादा, जैसे मोस्टली कंपनीज़ भी क्या है, स्टेट ही चलाता था, है ना? यानी सरकार चलाती थी लगभग सारी कंपनीज़, सारा सब चीज़ पे सरकार का कंट्रोल था, कुछ भी काम करना है तो वो सरकार ही करेगी। लेकिन अब धीरे-धीरे क्या है, प्राइवेट यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं बेसिकली, है ना? हम लोग हैं, इनका भी इन्वेस्टमेंट है, सब चीज़ें जो हैं अब पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से चलती हैं, ना कि सिर्फ़ पब्लिक इन्वेस्टमेंट से चलती है। हाँ, आपने देखा होगा पीपीपी मॉडल हम देखते हैं, तो मोस्टली चीज़ें क्या हैं अब, पीपीपी मॉडल की तरफ जा रही है और हमारी इकोनॉमी एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ में है। तो हमारी अगर इकोनॉमी ट्रांज़िशन फ़ेज़ में है, तो अब क्या होगा कि अब आप डायरेक्टली ये किसी को भी उठा के ये नहीं बोल सकते हो, ये इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो इसको क्या कर दो आप, पब्लिक कर दो। तो फिर क्या करेंगे? आपको क्या करना है, आपको केस बाय केस बेसिस पे देखना है कि कहीं ये प्रॉपर्टी इसके लिए नीडी के लिए ज़रूरी है कि नहीं है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? या फिर इसका रिसोर्स मतलब ये जो नेचर है, कैसा है इस प्रॉपर्टी का? क्या ये सूटेबल है पब्लिक के लिए? तब अगर आपको ये जजमेंट मिले कि ये प्राइवेट पब्लिक को ट्रांसफ़र की जा सकती है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक को ट्रांसफ़र की जा सकती है, तभी आप इसको ट्रांसफ़र करोगे, अदरवाइज़ आप नहीं करोगे। यानी केस बाय केस बेसिस पे आपको जज करना पड़ेगा, है ना? तो कुछ गाइडलाइंस दे दी कि आपको देखना है कि ये सही है कि नहीं है, ये गलत है क्या, है ना? ये सारी चीज़ें आपको देख के इसमें आपको जजमेंट देना होगा, उसके बाद ही ये चीज़ें ट्रांसफ़र होगी। जैसे पहले क्या था, पहले तो डायरेक्ट बोल दिया गया था कि नहीं, नहीं प्राइवेट वाले पब्लिक में दे सकते हैं। लेकिन अब जजमेंट क्या है कि केस बाय केस बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा। प्लस दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि 39 बी को इम्प्लीमेंट करने वाली जो बात थी कि भाई 39 बी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना? तो कौन-सा उसमें लागू होगा? हमने देखा था ना 25th वाले अमेंडमेंट के बाद वाला फ़ेज़ लागू होगा या फिर 42nd अमेंडमेंट जो स्ट्रक डाउन कर दिया था, तो क्या पूरा स्ट्रक डाउन कर दिया था? कन्फ्यूज़न सा आ गया था, है ना? तो उसके बारे में क्या जजमेंट आया कि हाँ, जो 39 बी को अगर कोई चीज़ लागू कर रही है, तो वो अभी भी क्या है, इम्यून है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ तो अभी भी लागू है ना? यानी कि वो 31 सी में क्या है, प्रोटेक्टेड है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जजमेंट में इम्पोर्टेंट है कि 39 बी वाला जो सेगमेंट है, ये अभी भी क्या है, इम्यून है। अगर आप कोई भी लॉ बनाते हो जो 39 बी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो अभी भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, है ना? लेकिन इसमें ख़ास बात एक ये साथ में बोली गई कि आपको ये देखना है कि वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 300 ए को वायलेट नहीं कर रहा है। 300 ए यानी राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं करना चाहिए और आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करना चाहिए, है ना? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप इस लॉ को फ्रेम करते हैं, ठीक है? ये ख़ासकर चीज़ है। तो फिर अब कौन-सी स्टेट लागू हो गई? अब कौन-सी स्टेट लागू हो गई? यानी कि जो हमने देखा था ना कि शुरू में कन्फ्यूज़न क्या आया था? कन्फ्यूज़न ये आया था कि अब ये स्ट्रक डाउन हो गया है, ये वाला स्ट्रक डाउन हो गया है, तो अब कौन-सी चीज़ लागू है, कौन-सी चीज़ नहीं लागू है? तो उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब जो चीज़ लागू है, वो ये है कि अनअमेंडेड आर्टिकल अनअमेंडेड आर्टिकल 31 सी, यानी 31 सी डाला था आपने 25वें अमेंडमेंट में। फिर इस 31 सी को आपने अमेंड कब कर दिया था? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आपने 31 सी को अमेंड कर दिया था। तो 42nd अमेंडमेंट से पहले वाला 31 सी आर्टिकल वो अब लागू है।
है ना? वो अब लागू है। कैसे? केशवानंदा भारती में जो चीज़ स्ट्रक डाउन हुई थी, उसको स्ट्रक डाउन होने के बाद वाला। यानी कि अमेंडमेंट से पहले वाला और स्ट्रक डाउन के बाद वाला। यानी केशवानंदा भारती में क्या स्ट्रक डाउन कर दिया था कि जो दूसरी बात बोली गई थी कि आप कोर्ट जो है असेसमेंट नहीं कर सकते हैं, कोर्ट ये नहीं बता सकते हैं कि ये वाक़ई में 39 बी और सी को लागू कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ स्ट्रक डाउन कर दी थी केशवानंदा भारती में। तो उस स्ट्रक डाउन के बाद वाला और 42nd अमेंडमेंट से पहले वाली जो फ़ेज़ है, वो वाला फ़ेज़ अभी 31 सी में लागू है और 31 सी आज भी क्या कर रहा है, एग्ज़िस्ट कर रहा है। तो ये सारी कहानी है इस पूरे आर्टिकल की। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसा बन सकता है? क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि जो इसके डायरेक्ट प्रोविजंस हैं, कि क्या अभी भी 31 सी लागू है? अगर लागू है तो उसमें कौन-सी चीज़ लागू नहीं है? जैसे उसमें क्या राइट टू प्रॉपर्टी का कोई लिंक है कि नहीं है ना? डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है वो कि अगर 14 या 19 को अगर कोई भी चीज़ वायलेट कर रही है, तो वो क्या इसके अंदर आएगी, है ना? 39 बी को आप चैलेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? या फिर ये आपसे पूछ सकता है कि कोर्ट्स जो हैं क्या असेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो डेफ़िनेटली येस वो असेस कर सकते हैं क्योंकि उस प्रोविज़न को स्ट्रक डाउन कर दिया था। फिर ये पूछ सकता है कि ऑल डीपीएसपी क्या किसी भी डीपीएसपी को फ्रेम करने के लिए अगर किया गया, तो वो क्या इम्यून होगा? तो वो इम्यून नहीं होगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी जा सकती हैं और किसी भी पार्ट में इस पूरी स्टोरी में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो भी इसके अंदर आपको अगर कुछ डाउट रहता है, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड अगर और भी आपको कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वी कैन डिस्कस दैट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।